Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पे, जहाँ पर एसपी के सब्जेक्ट में तीसरा टॉपिक जो है इशू ऑफ शेयर्स। आज हम एक और कदम, मुझे लगता है एक कदम, आज हम 3 कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें जो सब टॉपिक होते हैं जैसे कॉल ऑन शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये तीनों क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, इकट्ठा आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कॉल ऑन शेयर्स का चक्कर क्या है? देखिए, हर एक शेयर का एक कीमत होता है। तो सोचिए, शेयर मतलब क्या है? पूरी कंपनी का एक हिस्सा, और उसका एक कीमत होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये जो शेयर है उसका हिस्सा कितना है, उसका कीमत कितना है, 100। अगर कंपनी चाहे तो शुरुआत में पूरा पैसा ले सकती है, बट कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा मांगती है। तो ये जो टुकड़े होते हैं, पहले इतने पैसे दो, उसके बाद में इतना पैसा दो, फिर थोड़े समय के बाद में इतना पैसा दो, इसको कॉल्स कहा जाता है। मतलब जैसे ऊपर आप देख रहे हो मैडम कॉल कर रही है, उसी तरह एक्चुअली कॉल हर एक शेयर होल्डर को नहीं किया जाता, एक रिमाइंडर होता है कॉल। ऊपर अगर आप पढ़ो, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अ कंपनी मे स्टेट दैट द प्राइस, इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अभी ये इंस्टॉलमेंट्स के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सोचिए, पहला नाम है एप्लीकेशन, तभी आपको 30 रुपये देने हैं। फिर अलॉटमेंट, तभी आपको 20 रुपये देने हैं। फिर फर्स्ट कॉल, तभी आपको 30 रुपये देने हैं। और फिर फाइनल कॉल, तभी आपको 20। मतलब ये 30-20 करके ऊपर का क्या बन जाता है, 100। तो ये एक रिमाइंडर है। हर एक कॉल एक रिमाइंडर होता है कि शेयर होल्डर, आपने ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट में सिर्फ 50 रुपया दिया, 50 बाकी है, अभी आप 20 रुपया दो, अभी आप 30 रुपया दो। आई रिपीट माई सेल्फ, 30 तो नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ कायदे कानून है इस बारे में, पर मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो ये जो रिमाइंडर्स होते हैं, इसको कहा जाता है कॉल्स ऑन शेयर्स। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, इफ अ कंपनी डिमांड्स द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो इसको कहते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। तो वो फर्स्ट कॉल होगा, सेकेंड कॉल होगा, उसके बाद में फाइनल कॉल हो सकता है। तो कितने कॉल्स किए जाते हैं ये कंपनी खुद डिसाइड करती है, डिपेंड्स के उनको कितने पैसों की, फंड्स की ज़रूरत है। आगे जाके लिखा है, कंपनी हैज़ टू सेंड अ कॉल लेटर और अ नोटिस टू द शेयर होल्डर्स।
asking them to pay the call money and give them minimum 14 days notice to pay the call money to the company's bankers. तो क्या ऐसा हो सकता है कि कॉल किया या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया या ईमेल भेजा और बोला कल परसों तक 2 दिनों में आपको ये कॉल का पैसा देना है? नहीं, आपको उनको नोटिस या उनको आपको लेटर भेजना है, वो रिक्वेस्ट होनी चाहिए और 14 डेज का टाइम आपको देना ही देना है कम से कम वो कॉल उनको पे करने के लिए। ये जो कॉल का अमाउंट होता है इसका भी एक अपर अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट डिसाइडेड है। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक शेयर 100 रुपीज का है तो उसका 25% 25 होता है। इसके लिए मैंने कहा कि इसके पिछले पेज पे मैंने आपको 30 रुपीज दिखाया। 30 रुपीज नहीं हो सकता है, वो मैक्सिमम 25% हो सकता है, वो एग्जाम्पल था। तो कॉल या तो 25 रुपीज का अगर नॉमिनल वैल्यू 100 है या तो उससे कम का हो सकता है। द गैप बिटवीन 2 कॉल्स, मंडे को एक कॉल किया, वेडनेसडे को एक कॉल किया, नहीं ऐसा नहीं होता, वरना शेयर होल्डर तो भागता ही रहेगा भैया तेरे पैसे को अरेंज करने में। द गैप बिटवीन 2 कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, शुड नॉट बी लेस देन 1 month फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट। पिछला जो पेमेंट किया है उसके 1 महीने बाद ही दूसरा कॉल किया जा सकता है। तो ये थे मुद्दे जो कॉल्स ऑन शेयर्स से कनेक्टेड थे। 99% लोग दे देते हैं, कुछ लोग कॉल्स का पेमेंट नहीं करते। वो डिपेंड करता है कि उनका क्या रीज़न है, उसको कहा जाता है कॉल इन अरियर। और अगर लोग कॉल इन अरियर करें, मतलब मिस्ड कॉल छूट गया, तो फिर क्या किया जाता है? वेल, उसका नतीजा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ, मैं कंपनी हूँ, तो मैंने मेरे शेयर होल्डर को पूछा, शेयर होल्डर जी 20 रुपया बाकी है, दे दो ना। उसने नहीं सुना। मैंने एक और रिमाइंडर, 2 और रिमाइंडर, शेयर होल्डर जी दे दो ना। आई रिपीट, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर होल्डर ने ही तो एप्लीकेशन फॉर्म में भर के दिया था मैं पूरे पैसे दूंगा जब डिमांड किया जाएगा। अभी डिमांड कर रहा हूँ तो पैसे नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तेरे साथ रिश्ता में ब्रेक ऑफ करता हूँ। ये वाला ब्रेक ऑफ, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हम तुम नहीं तो और कोई सही, कोई नए को ढूंढ लेंगे और उस नए को हम ये शेयर्स री इशू करेंगे। फॉरफीचर में होता क्या है? आपके नाम को हम रजिस्टर से काट देंगे, आप हमारे कंपनी के मेंबर नहीं रह सकते। सो ऊपर, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स विद इन अ सर्टन पीरियड, रिमाइंडर दे दिया, इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो नॉर्मली होता है, कैन फॉरफीट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये शेयर्स को फॉरफीट कर सकते, छीन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फॉरफीचर। ओनली पार्टली पेड ऑफ शेयर्स कैन बी फॉरफीटेड। ऑब्वियसली ना, फॉरफीचर का रीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते, हमको तो इसका शक्ल ही पसंद नहीं है, इसके लिए फॉरफीट किया। देखो भाई, ये कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि उसने उसका वादा पैसे देने का, शेयर कैपिटल का पेमेंट करने का पूरा नहीं किया, इसके लिए आपने उसके शेयर्स को फॉरफीट किए। आगे, द नोटिस मस्ट बी गिवन मैक्सिमम 14 days पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू मेक द पेमेंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। उनको बोलो आपके शेयर्स फॉरफीट होने वाले हैं, उनको 14 days के पहले का आप टाइम दो और उनको बोलो आपको जो पेंडिंग पैसा है और इंटरेस्ट का पैसा इकट्ठा देना है। अ कंपनी कैन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स एज दीज शेयर्स बिलोंग टू द कंपनी। तो आपने सुना होगा ना, OLX.com बेच दो। तो कंपनी जब शेयर्स छीन लेती है, कंपनी क्या करेगी शेयर्स के साथ में? दोबारा उसको बेच देती है, थोड़ा सस्ता कर देती है, बट दोबारा सेकेंड हैंड माल जैसे उसको बेच देती है। ओके, हाँ, अभी यही फॉरफीचर से संबंधित इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर।
जब एक शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफीट किया जाता है, पहला सेसेशन, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गया रहेगा, सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, वो कंपनी का मेंबर आगे से नहीं रहता। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, हाँ भले ही वो कंपनी का मेंबर ना रहे, जो पैसे उसने नहीं दिए हैं उसके लिए वो आदमी लायबल रहता है। अ मेंबर इज लायबल फॉर अनपेड कॉल्स इवन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। लाइबिलिटी कब खत्म होती है? जब ये शेयर्स री इशू किए जाएंगे। आई रिपीट, दोबारा अगर बेचकर एक और ओनर बन गया, एक और नया शेयर होल्डर बन गया, तो प्रीवियस वाले की जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद हो जाए, आगे पढ़ो, इफ अ कंपनी गोज इन फॉर लिक्विडेशन विद इन 1 ईयर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, के भैया पता नहीं इसके शेयर फॉरफीट किए, फिर पनौती लग गई और हमारा कंपनी ही बंद हो रहा है, अगर वो 1 साल के अंदर हो रहा है, आप इस आदमी को पकड़ सकते हो और बोल सकते हो तूने ये पैसे नहीं दिए थे, अभी हमारी कंपनी बंद हो रही है, हमको पैसे की ज़रूरत है, तू ही हमको ये पैसे दे। अगर नोटिस आपने भेजा और उसके बाद में उस शेयर होल्डर को अक्ल आया, अरे नहीं नहीं मेरे को पैसे देने थे, मैं भूल गया, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और री इशू के पहले वो जो फॉरफीचर का निर्णय लिया गया है उसको दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस ले सकते हैं और आप ही आपको शेयर्स छीनने की जगह पे आपसे वो पैसा इंटरेस्ट के साथ में ले सकते हैं। तो फॉरफीचर का डिसीजन खारिज किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। आज का लास्ट का मुद्दा, सरेंडर ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर मुझे कोई भी कंपनी 100 शेयर्स देती है और वो 100 शेयर्स का कीमत 1 लाख रुपया है, बट मैंने 20,000 करके 40,000 का पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे, 60,000 बाकी है, बट मेरी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है फाइनेंशियली, पैसों के मामले में, और मैं ये जानता हूँ कि अगर कंपनी मुझे कॉल करेगी मैं ये पैसे उनको नहीं दे पाऊंगा, और अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर वो मेरे को रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते जाएंगे और वो मेरे को रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते जाएंगे, और उसके बाद में उनके पास में कोई चारा नहीं बचेगा, वो मेरे शेयर्स को क्या कर देंगे, फॉरफीट कर लेंगे, जिसकी वजह से मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये सब तमाशा होने के जगह पे, उनका टाइम वेस्ट करने के जगह पे, मेरा नाम खराब करने के जगह पे, मैं खुद क्या कर सकता हूं, मैं अपने शेयर्स को जो पार्टली पेड है, फुल्ली पेड शेयर्स कभी सरेंडर नहीं होते क्योंकि मैंने तो पूरा पैसा दे दिया, बट अगर पार्टली पेड शेयर्स और शेयर होल्डर खुद ये डिसाइड करता है, ये आगे मैं जंग नहीं लड़ सकता, मैं गिव अप करता हूं, सरेंडर का जो झंडा है वो फहरा देता है, तो वो ये शेयर्स कंपनी को लौटा सकता है खुद से, उसको कहते हैं सरेंडर करना। एंड ऑब्वियसली जो बाकी के पैसे हैं सरेंडर करने के बाद में उसे कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सरेंडर्ड शेयर्स होते हैं, अगर कंपनी चाहे इसे दोबारा री इशू कर सकती है, जैसे फॉरफीटेड शेयर्स का री इशू होता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, आपको समझ आ गया रहेगा कि कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होता है। ये रिमाइंडर होता है, जो लोग इसकी पैसा दे दे बढ़िया है, जो ना दे और उसके बाद में वो रिमाइंडर पे रिमाइंडर पे रिमाइंडर दे तो फॉरफीचर की तरफ गाड़ी चली जाती है। फॉरफीचर का मतलब है शेयर्स को छीने जाते हैं, क्योंकि कंपनी के पास और कोई चारा नहीं रहता। अगर आप नहीं पैसे दे रहे तो वो दूसरा कोई ढूंढ लेंगे, एक नया शेयर होल्डर ढूंढ लेंगे और उसको शेयर्स बेच लेंगे। अगर शेयर होल्डर बड़ा ईमानदार है और खुद से वो जानता है कि वो ये फॉरफीचर के बखेड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो खुद से जाके वॉलंटरली अपने शेयर्स लौटा सकता है। किसको? कंपनीज को। कंपनी कोशिश करती है कि सरेंडर ऑफ शेयर्स ना हो, क्योंकि उसकी वजह से उनका शेयर कैपिटल कम होता है, बट कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता, उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, बट येस वो वही शेयर्स दूसरे किसी को बेच सकते हैं। आशा करता हूँ आज का ये जो 3 कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन था आपके पल्ले पड़ गया, आपको समझ आ गया। लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप यहाँ पे हमारे पुराने मित्र हो तो लिंक को दूसरों के साथ में साझा ज़रूर करें। अगर आप नए हो यहाँ पर तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है, दोनों को दबा दें और
थोड़ा धीरज रखो, जल्दी मिलेंगे। लास्ट के जो टॉपिक है उसको हम कवर अप करके ये पूरे चैप्टर को हम रफा दफा कर देंगे, और उसके बाद में बहुत जल्द जो पीडीएफ है ये पर्टिकुलर चैप्टर का आपके लिए टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।